शायद शुक्रवार भर गैरी इतना थका हुआ था या फिर इसलिए कि उस रात वो मिडनाइट से पहले ही सो गया था, जब नॉर्मली उसे नए नोटिफिकेशंस मिलते थे। पर आज सुबह वो सरप्राइजिंगली वेल रेस्टेड उठा। वो इरिटेटिंग अलार्म जो यूजुअली उसकी बहन एमी से भी पहले उसे जगा देता था, आज नहीं बजा। इसका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। स्ट्रेच करते हुए गैरी ने अपना स्टेटस चेक किया। पहले से ही कुछ चेंजेस की उम्मीद लगाए बैठा था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसकी डेली क्वेस्ट्स फिर से रिफ्रेश हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक नया नोटिफिकेशन भी उसका इंतजार कर रहा था। योर ब्लड लस्ट ग्रोज। नेक्स्ट फुल मून में अब 10 दिन बाकी हैं कल की तरह। इस बार फुल मून के करीब आने की वजह से किसी एक्स्ट्रा स्टैट्स का जिक्र नहीं था। फोन देखने पर उसे एहसास हुआ कि टाइम ऑलरेडी 11 बजे का हो चुका है। मतलब टॉम से मिलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। होली क्रैप, मैं इतनी देर तक सोता रहा। गैरी ने मनी मन गाली दी। वो फटाफट कपड़े पहनकर अपार्टमेंट से बाहर निकला। करीब 30 सेकंड बाद फिर वापस आया। इस बार खाई का फोन साथ लेना याद आ गया था। टाउन सेंटर की तरफ, जहां लाइब्रेरी थी, गैरी ने दौड़कर जाने का फैसला किया। इससे पैसे भी नहीं लगते थे, और साथ ही वो ये भी चेक करना चाहता था कि क्या इस तरह उसकी एनर्जी बार नेचुरली बढ़ सकती है। एनर्जी और हेल्थ दोनों वेयरवुल्फ सिस्टम के अंडर आते थे। अगर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस नेचुरली इंप्रूव हो सकते थे, तो ये दोनों क्यों नहीं? कम से कम ट्राई करने में क्या जाता? वैसे असली रीजन पैसे बचाना ही था। लाइब्रेरी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, शॉपिंग स्ट्रीट के एज पर, सारे शॉप्स के एंड में। मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसे यूज करते थे, जिनका फ्यूचर अभी भी होपफुल माना जाता था। ये टाउन के फ्यू सेफ एरियाज में से एक था, जहां पुलिस रेगुलरली पेट्रोल करती थी, इसलिए गैंग्स इसे छेड़ते नहीं थे। वैसे भी दिन के समय गैंग्स जनरली हाई स्ट्रीट के नॉर्मल बिजनेस में ज्यादा इंटरफियर नहीं करती थी। गैरी की एनहेंस्ड आईसाइट ने उसे दूर से ही टॉम को वेटिंग करते हुए दिखा दिया, लेकिन उसी डिस्टेंस से उसे यह भी दिख गया कि उसके दोस्त के साथ कुछ रॉन्ग था। उसने अपनी स्पीड स्लो की और उसके चेहरे की खुशी तुरंत फीकी पड़ गई। तुझे क्या हुआ? गैरी ने पूछा। टॉम ने जबरदस्ती की स्माइल डाली और अपनी सूजी हुई कटी फटी आंख को छुआ। ये यार, मैं खिड़की की एक ऑल्टर्ड फाइट देख रहा था, फिर कमरे से बाहर निकलते वक्त सोचा उसका टोर्नेडो किक ट्राई करूं। इडियट, मैं सीढ़ियों से गिर गया और बैनिस्टर से आंख टकरा गई। सीढ़ियों से गिरना कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन टॉम के शरीर पर और भी निशान थे। फिजिकल एक्टिविटीज से उसकी नोन नफरत को देखते हुए सीढ़ियों से गिर गया वाला बहाना ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक एक्सक्यूज था, कुछ छुपाने के लिए। घर में कोई प्रॉब्लम? नहीं, उसके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। अपने गोल्डन बॉय को वो ज्यादा प्यार करते हैं, मारेंगे थोड़ी। गैरी ने सोचा। उसे साफ दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टॉम का बिहेवियर बता रहा था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। खुद गैरी इतने सारे सीक्रेट्स छुपा रहा था, तो उसे भी सही नहीं लगा कि वो जबरदस्ती पूछे। तो वो मूव कौन सा था? गैरी ने पूछा, एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करने का नाटक करते हुए। जब दोनों लाइब्रेरी के अंदर घुसे, लाइब्रेरी हमेशा की तरह बहुत क्वाइट थी, इसलिए वो सीधे 3rd फ्लोर तक चुपचाप गए, जहां पब्लिक कंप्यूटर्स थे। टॉम ने लाइब्रेरी कैटलॉग में सारे रेलेवेंट बुक्स सर्च किए। इंटरनेट से उसने बस वही पेजेस और इंफॉर्मेशन देखी जो उन्हें चाहिए थी। टॉम पढ़ता जा रहा था, नोट्स बनाता जा रहा था, जिनमें से ज्यादातर गैरी के सिर के ऊपर से जा रहे थे। फिलहाल गैरी बस डिलीवरी बॉय बना हुआ था। जब भी टॉम को लगता कि कोई बुक यूजफुल हो सकती है, वो गैरी को भेज देता। बार बार ऊपर नीचे भागने के बाद आखिरकार टॉम ने उंगलियां चटकाई, अपनी अच्छी आंख रगड़ी और सेटिस्फाइड दिखा। ऑलराइट, मुझे लगता है अल्फा, बीटा और ओमेगा वुल्व्स के बारे में जितना जानना था, सब समझ आ गया है। टॉम ने आर्म्स फोल्ड करते हुए गर्व से कहा। पहले एक्चुअल वुल्व से शुरू करते हैं। जो लोर मुझे मिली, उसके हिसाब से वेयरवुल्व्स पर भी मोस्टली वही अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ एक चुटकी नमक के साथ लेना। टॉम ने अपना नोटपैड खोला, मार्कर निकाला और एक नया पेज खोलकर लिखा, अल्फा। समझाते हुए वो पॉइंट्स लिखता गया और गैरी को एक्सप्लेन करता गया। वुल्व्स यूजुअली पैक्स में हंट करते हैं, इसलिए हर पैक का एक लीडर होता है। इन्हें अल्फा कहा जाता है। नॉर्मली एक अल्फा मेल और उसकी अल्फा पार्टनर होती है। इन्हें फैमिली लीडर्स भी मान सकते हो। बीटा वुल्व्स वो होते हैं जो अल्फा के अंडर होते हैं। ये उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं या आउटसाइडर्स भी, लेकिन सब उसी पैक का हिस्सा होते हैं और अल्फा या अल्फाज को फॉलो करते हैं। अभी तक समझ आ रहा है? टॉम ने पूछा। गैरी ने सिर हिला दिया।
अल्फा और बीटा तो समझ आ गए, गैरी बोला। अगर अल्फा गैंग लीडर जैसा है और बीटा उसके हेंचमैन, तो ओमेगा एग्जैक्टली क्या होता है? ऑप्शनल क्वेस्ट में लिखा था कि ओमेगा को बीटा में बदलना है। यहीं से गैरी कंफ्यूज हो रहा था। अगर वो खुद अल्फा था, तो क्या ओमेगा उसकी बहन एमी थी? या फिर उसकी माँ अल्फा थी और वो और उसकी बहनें बेटा? यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, टॉम ने कहा, फिर से ब्लैंक पेज खोलते हुए। ओमेगा वुल्फ यूजुअली आउटसाइडर होता है, या ऐसा वुल्फ जो किसी फैमिली या पैक से बिलोंग नहीं करता, बेसिकली हायरार्की के बॉटम पर। सबके खाने के बाद जो बचता है, ओमेगा वही खाता है। अब तक अगर गैरी खुद को वेयरवुल्फ हायरार्की में रखे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। वेयरवुल्व्स तो पार्ट ह्यूमन होते हैं, फिर ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं? रूल्स काफी हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी, टॉम बोला। लेकिन शॉर्ट वर्जन ये है, एक वेयरवुल्फ बाइट के जरिए दूसरे को टर्न कर सकता है। अल्फा वुल्व्स बाइट करके बीटा बनाते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं। बीटा वुल्व्स भी दूसरों को बाइट करके बीटा बना सकते हैं, जिन्हें अल्टीमेटली अल्फा को लिसन करना पड़ता है। कुछ लिमिट्स के साथ, लेकिन अभी सिंपल रखते हैं। ये सुनते ही गैरी के दिमाग में एक झटका सा लगा। बाइट से टर्न नहीं, जब सिस्टम ने कहा था कि मैंने एक ओमेगा बनाया, उसके दिमाग में बिली बस्टर के साथ हुई फाइट की इमेजेस फ्लैश हो गई। एक मोमेंट पर उसने ऑलमोस्ट कंट्रोल खो दिया था, सिर्फ जीतना चाहता था। और उसे याद आया, उसने बिली को काट लिया था। कल न्यूज में आया था कि बिली फरार है और उसके पेरेंट्स मारे गए हैं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से वो अब सच में वेयरवुल्फ बन गया हो? तूने कहा अल्फा बाइट करे तो बेटा बनता है, गैरी ने जल्दी से पूछा। तो ओमेगा कैसे बनता है? ओमेगा वुल्व्स ज्यादातर केसेस में वो होते हैं जिन्हें पैक से निकाल दिया गया हो, टॉम ने कहा। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं। कभी कभी वो किसी ग्रुप का अकेला सर्वाइवर भी हो सकता है। टेक्निकली अल्फा और बेटा भी सिर्फ ओमेगा ही होते हैं, बस पैक और हायरार्की के साथ। अगर तुझे एग्जाम्पल बनाए, तो इस वक्त तू लोन वुल्फ है, यानी ओमेगा। अगर तू किसी को बाइट करे, तो शायद वो भी ओमेगा बने। अगर कई ओमेगा हो, तो इवेंचुअली वो पैक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में वो आपस में फाइट करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि अल्फा कौन होगा, और बाकी सबमिट करेंगे। गैरी को पूरा यकीन हो गया कि टॉम का अंदाजा सही था। क्वेस्ट भी यही बता रहा था। एक ओमेगा बाहर है और फैमिली स्टार्ट करने के लिए उसे बेटा बनाना पड़ेगा, गैरी के अल्फा के अंडर। इसका मतलब यह भी था कि इस वक्त टाउन में एक और वेयरवुल्फ मौजूद था, और 10 दिन बाद फुल मून पर खून खराबा लगभग गारंटीड था। टॉम जब अल्फा, बेटा और ओमेगा वुल्व्स की एक्सप्लेनेशन खत्म कर चुका था, तो वह कुछ और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी डिटेल में बताने लगा कि इन शब्दों का और क्या मतलब हो सकता है। लेकिन गैरी का दिमाग अब उस पॉइंट के बाद कुछ भी प्रॉपरली रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है, ये जानने के बाद उसकी हालत ऐसी थी कि बातें एक कान से अंदर जा रही थी और दूसरे से बाहर। मैं तो अभी-अभी इस सिस्टम को अप्रिशिएट करने लगा था, रग्बी प्रैक्टिस में शाइन करने के लिए, काय के साथ पैसे कमाने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि यह ब्लेसिंग से ज्यादा कर्स है। अचानक अगली फुल मून तक बचे हुए 10 डेज सुबह के मुकाबले कहीं ज्यादा कम लगने लगे। शुरू में तो उन्हें खुद नहीं पता था कि उस दिन होगा क्या। मे बी गैरी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्टैट बूस्ट मिल जाए, लेकिन यह पॉसिबिलिटी बहुत अनलाइकली लग रही थी। उसने ये भी सोचा था कि शायद वह टॉम से कहे कि उसे बांध दे, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, या फिर उस दिन कहीं छिप जाए जहां कोई और इंसान न हो। लेकिन अब जब यह क्लियर हो गया था कि बाहर एक और वेयरवुल्फ मौजूद है, तो गैरी को कुछ न कुछ करना ही था, खासतौर पर क्योंकि उसकी वजह से ही यह सब हुआ था। अगर वह ओमेगा वुल्फ सच में बिली है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह भी मेरी तरह अभी फुली टर्न नहीं हुआ होगा, राइट? गैरी ने सोचा। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को क्यों मार दिया? मैंने तो किसी को हर्ट नहीं किया। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उन 3 गाइस को छोड़कर शायद शिट! क्या हर वेयरवुल्फ को लोगों को हर्ट करना ही पड़ता है? अगर बिली सच में वही ओमेगा वुल्फ था, तो प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड थी। वह अपने पेरेंट्स के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था और पुलिस को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। ऐसे में एक 16 ईयर ओल्ड उसे ढूंढेगा कैसे? गैरी ने सिस्टम को चेक किया, होपिंग कि शायद कोई ट्रैकिंग ऑप्शन हो। लेकिन बैरी के साथ फोर्स्ड बॉन्ड की वजह से जो रेड मिस्ट दिखता था, उसके अलावा फिलहाल सिस्टम ने उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिया था। उसी वक्त टॉम अपनी एक्सप्लेनेशन पूरी कर चुका था।
उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था, बस सिर हिलाया जा रहा था। टॉम खड़ा हुआ कुछ बुक्स बस रखने के लिए, तभी उसके साइड में तेज दर्द उठा और वह ऑलमोस्ट किताबें गिरा बैठा। स्टेयर्स? गैरी ने पूछा, उसके हाथ से किताबें लेते हुए। हाँ, सॉरी, आजकल बॉडी ठीक से साथ नहीं दे रही। टॉम ने अपोलोजाइज किया। अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ था कि गैरी ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि टॉम भी किसी ट्रबल में है। टॉम उसकी मदद करने आया था, तो गैरी भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। प्रॉब्लम बस ये थी कि टॉम साफ-साफ बताने को तैयार नहीं था। ये ब्रूजेस डेफिनेटली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं है। क्या ये किसी और गैंग से टकरा गया? और इस बार मदद के लिए कोई मिस्टीरियस स्ट्रेंजर भी नहीं था? टॉम, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इस वेयरवुल्फ वाली चीज से डर लगने लगा है। फुल मून आने पर मेरे साथ क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। और अभी तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर रहे हो। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो, हम दोस्त रहेंगे। और मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। गेरी ने हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए। हाई स्कूल के दो लड़कों के लिए यह थोड़ा चीजी लग सकता था, लेकिन इसके पीछे वजह थी। गैरी, क्या तुम ड्रग्स पर हो या क्या? टॉम ने कहा, फिर भी उसका हाथ पकड़ लिया। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वैसे भी अगर तुम टर्न भी हो गए तो मेरा स्क्रॉनी बॉडी एपेटाइजर के लिए भी काफी नहीं होगा। एक स्पोकन डील बन चुका था। क्या आप टॉम ग्रीन को मार्क करना चाहते हैं? हाथ मिलाते ही गैरी को वही नोटिफिकेशन मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसकी बॉन्ड मार्क स्किल एक्टिवेट हो गई थी। जब वह किसी से सिंसियरली प्रॉमिस करता था तो यह स्किल ट्रिगर होती थी। इससे वह टॉम को किसी भी वक्त ट्रैक कर सकता था। शायद इससे उसे पता चल सके कि टॉम के साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन इस स्किल का एक डार्क साइड भी था। अगर टॉम ने यह प्रॉमिस तोड़ा तो उसे ब्रोकन मार्क मिल जाता और वह ऑटोमेटिकली हंटिंग टारगेट बन जाता। इसलिए गैरी को यह इंश्योर करना था कि यह प्रॉमिस ऐसा हो जिसे दोनों कभी ना तोड़े। वह सीक्रेटली यह भी होप कर रहा था कि जब तक टॉम प्रॉमिस निभाए, वह हंटिंग टारगेट बनने से सेफ रहेगा। यस, 2 आउट ऑफ 5 मार्क्स असाइन हो चुके थे। मेंटली स्किल एक्टिवेट करते ही गैरी ने देखा कि टॉम के सिर के ऊपर एक एम जैसा मार्क दिखाई दिया। उसके दोस्त से अब एक नई तरह की सेंट आने लगी थी। बेरी वाली सेंट से मिलती जुलती, लेकिन फिर भी अलग। एक और फर्क यह था कि इस सेंट के साथ जो मिस्ट थी, उसका कलर रेड नहीं बल्कि ग्रीन था। तो जब तक वेयरवुल्फ बनने का साइड इफेक्ट लेट स्टेज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ना हो, गैरी के लिए दोनों को मिक्स अप करना इम्पॉसिबल था। लाइब्रेरी से निकलने के बाद वे दोनों फिर अलग अलग रास्तों पर चले गए। टॉम ने पूछा कि क्या वह कल मिलना चाहता है, लेकिन गैरी ने कहा कि उसके ऑलरेडी प्लान्स हैं। सच तो यह था कि वह बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। कहीं अंडरडॉग्स या उनके लोग उसे ढूंढ न रहे हों। अगर स्कूल मैंडेटरी न होता तो शायद वह स्कूल भी स्किप कर देता, जब तक डेमियन और उसके थग से डील करने का तरीका न मिल जाए। फिर भी रास्ते में उसने जिम और कन्वीनियंस स्टोर जाना नहीं छोड़ा ताकि डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर सके। ये सब उसके बॉडी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी थे। Name Gary Dem Level 4 Experience, 225, 460 Health, 100, 100 Energy, 110, 110 Heart Rate, 62 BPM. State Normal. Underground fights, school clubs को challenge करना या color gangs का hunt, इन सब के बिना उसका leveling naturally slow हो गया था। स्कूल आज बंद था और गैंग्स के पीछे फिर से जाना सुसाइड जैसा होता, जब तक वे थोड़े केयरलेस न हो जाएं। अब उसे खाई की कॉल का इंतजार करना था। सैटरडे बाकी समय बिल्कुल नॉर्मल गुजरा। आखिर में गैरी रीजनेबल टाइम पर सो गया, क्योंकि करने को कुछ था ही नहीं। फिर भी दिमाग में चल रही बातों और घटते दिनों की वजह से उसे सोने में कई घंटे लग गए। रात के बीच में वह फिर पसीने में भीगा हुआ उठा, बेडशीट हटाते हुए। उसने तुरंत चेक किया कि उसकी सिस्टर ठीक है या नहीं। एमी इतनी डीप स्लीप में थी कि उसे अपने भाई की चीख भी सुनाई नहीं दी। आपकी ब्लड लस्ट बढ़ रही है। अगली फुल मून तक 9 डेज बचे हैं। इन मैसेजेस से उसे पता चल गया कि मिडनाइट क्रॉस हो चुकी थी। डैम, ये ड्रीम्स रुक ही नहीं रहे। ये वेयरवुल्फ वाली बातें मुझे अजीब नाइटमेयर्स दे रही हैं, गैरी ने सोचा, टॉयलेट की तरफ जाते हुए। लेकिन टॉयलेट तक पहुंचने से पहले ही वह एक सेंट की वजह से रुक गया। ये स्मेल उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। नेचुरली वह उसी डायरेक्शन में चल पड़ा जहां से सेंट आ रही थी। इतनी रात को कौन खाना बना रहा होगा, उसने सोचा।
अजीब बात यह थी कि स्मेल पास से आ रही थी, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर से नहीं, बल्कि फ्रंट डोर से। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, डेम फैमिली के डोर स्टेप पर एक फ्रेश मीट का टुकड़ा पड़ा था। उस पर अभी भी खून लगा हुआ था। गैरी ने हाल ही में रॉ मीट काफी देखा था, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं। उसका ह्यूमन दिमाग थोड़ा सिक फील कर रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली उस स्मेल से उसे भूख भी लग रही थी। सवाल यह था, क्यों? सिस्टम ने जल्दी ही इसका जवाब दे दिया। ह्यूमन फ्लैश डिस्कवर हुआ है एक ग्रोइंग यंग वेयरवुल्फ के लिए। ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करना एनर्जी रिकवर करने का बेस्ट तरीका है, और कौन जाने ये आपको और भी स्ट्रॉन्गर बना दे। अगर इससे पहले गैरी को अजीब नहीं लग रहा था, तो अब वह डेफिनेटली सिक फील कर रहा था। दरवाजे के सामने पड़ी चीज आखिर क्या है, इसकी कंफर्मेशन मिलते ही उसका पेट उलटने लगा। वह तुरंत मुंह फेरकर दूसरी तरफ हो गया, अपने बॉडी रिएक्शन को सप्रेस करते हुए ताकि उल्टी न हो जाए। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ऐसा करने से प्रॉब्लम अपने आप खत्म नहीं होने वाली थी। उसके लिए सोचना मुश्किल होता जा रहा था। उस स्मेल में कुछ ऐसा था, इतना टैंटलाइजिंग, कि उसे महसूस हुआ लार उसके मुंह से टपकने लगी है। गैरी ने इंस्टिंक्टिवली अपनी नाक दबाई, और सरप्राइजिंगली इससे उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा राहत मिली। आखिर मेरे घर के सामने ह्यूमन फ्लैश क्यों पड़ी है? मुझे यह भी नहीं पता कि बॉडी का कौन सा हिस्सा है। नहीं, शायद ये न जानना ही बेटर है। लगता था कि गैरी अब अपने फैमिली से सीक्रेट्स छुपाने में एक्सपर्ट हो चुका था। उसने जल्दी से डोर बंद कर दिया, जिससे उसकी सैनिटी थोड़ी वापस आई। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ था, शायद, लेकिन सारे साइंस यही बता रहे थे कि यह फ्लैश किसी न किसी तरह से उसी से जुड़ी हुई थी। गुड न्यूज यह थी कि बाहर पिच डार्क था और मिडनाइट के बाद कायम था। चांसेस बहुत कम थे कि कोई अचानक अपने अपार्टमेंट से बाहर आए और उनके डोर स्टेप पर पड़ी ह्यूमन फ्लैश देख ले। इस काम तलब था कि गैरी के पास थोड़ा समय था सोचने के लिए कि अब करना क्या है। वह सोचने लगा कि आखिर यह किसने क्या हो सकता है। दिमाग दौड़ाने के बाद वह 3 कंक्लूजन्स पहुंचा। एक पॉसिबिलिटी यह भी कि यह मैंने खुद किया हो। मे बी उन नाइटमेयर्स की वजह से मैं पागल हो गया हूं और बिली की तरह किसी को मार दिया। इससे उन वियर्ड ड्रीम्स की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती। लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा, तो यह थियरी फिट नहीं बैठी। सबसे पहली बात, उसके कपड़ों पर कहीं भी खून नहीं था। दूसरी बात, अगर वह सच में सबकॉन्शियसली वेयरवुल्फ बनकर यह कर रहा होता, तो उसका बॉडी इस फ्लैश को अब तक खा चुका होता। वह इसे बाहर डोर के सामने छोड़कर नहीं जाता, जैसे खुद को रिमाइंड कर रहा हो। दूसरा सस्पेक्ट था अंडरडॉग्स गैंग। मे बी उन्होंने उसका एड्रेस ढूंढ लिया था, और यह उनके तरफ से वार्निंग थी कि अगर उसने आइटम वापस नहीं किया, तो अगला नंबर उसी का होगा। गैरी ने अंडरडॉग्स को पहले भी इंसानों को कीड़ों की तरह ट्रीट करते देखा था, तो यह उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी यह लॉजिक सेंस नहीं बनाता था। अगर उन्हें पता था कि वह कहाँ रहता है, तो सीधे उसे अबडक्ट करके इंटेरोगेट क्यों नहीं किया, या फिर उसकी मदर या सिस्टर को? नहीं, यह तरीका अंडरडॉग्स के लिए जरूरत से ज्यादा राउंड अबाउट था। तो बस बिली ही बचता है, लेकिन उसने ये यहाँ क्यों छोड़ा? उसे वेयरवुल्फ बनना था, कोई हाउस कैट नहीं। और अगर हम दोनों ओमेगा वुल्व्स हैं, तो वह मुझे गिफ्ट क्यों देगा? तो फिर क्या ये वॉर डिक्लेरेशन है? ओह शिट! क्या ये उसके पेरेंट्स में से किसी का है? अब जब प्राइम सस्पेक्ट क्लियर हो चुका था, गैरी को डिसाइड करना था कि अब इस फ्लैश का क्या किया जाए। सिस्टम ने इनडायरेक्टली जो तरीका सजेस्ट किया था, वह ऑप्शन तो था, लेकिन यह जानने के बाद कि यह ह्यूमन फ्लैश है, वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। सिस्टम ने कहा था कि इससे वह स्ट्रॉन्गर बन सकता है, लेकिन यह बस इनह्यूमेन था। स्ट्रेंथ बढ़ाने के और भी तरीके थे। ऊपर से उसे डर था कि इससे खून के निशान रह जाएंगे। अगर यह सच में बिली के पेरेंट्स में से किसी का हिस्सा हुआ और पुलिस आ गई, गैरी उस थॉट को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था। गार्बेज में फेंकना भी ऑप्शन नहीं, अगर किसी नेबर ने देख लिया तो पुलिस कॉल हो सकती थी। लास्ट थिंग जो वह चाहता था, वह था अटेंशन अट्रैक्ट करना, खासतौर पर तब जब एविडेंस सीधे उसके डोरस्टेप पर पड़ा था, और इससे अंडरडॉग्स को भी हिंट मिल सकता था। आखिरकार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आया, जो शायद जानता हो कि इतनी डेलिकेट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। हालांकि वह उस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन किसी वजह से गैरी को फीलिंग थी कि वह उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जल्दी से अंदर जाकर गैरी ने जरूरी सामान उठाया और फिर बाहर आ गया। छोटे फोन को हाथ में पकड़े हुए उसने पहले ही मैसेज सेंड कर दिया था, उस इंसान को जो इस वक्त उसकी मदद कर सकता था।
डिंग, क्या ये लड़का कभी सोता नहीं है? नहीं, मुझे तो भगवान या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका थैंक्स करना चाहिए कि अभी भी अवेक है। जीसस, तुम किस तरह की मेस में फंस गए हो? मैं तुम्हें बस कपल ऑफ डेज के लिए अकेला छोड़ता हूं और तुम ये ले आते हो। ऑलराइट, हम इस बारे में मंडे को डिटेल में बात करेंगे। अभी ये करो, अंडरडॉग्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो पुलिस को रिपोर्ट करना या खुद एविडेंस से पटने की कोशिश करना हालात और खराब ही करेगा। इस बारे में सोचो भी मत। फिलहाल इसे किसी चीज से कवर कर दो। मैं कुछ कॉल्स करूंगा और अराउंड 15 मिनट्स में कुछ लोग आएंगे और ये चीज डिसअपियर कर देंगे। वे प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें अपना काम करने दो और इसे वार्निंग समझो। अपनी भलाई के लिए उन्हें मत दिखने देना कि तुम कौन हो। अंदर रहो और उन्हें इग्नोर करो। इस एक्सप्लेनेशन का इंतजार रहेगा। फोन पकड़े हुए मैसेजेस पढ़ते ही इमोशंस की एक वेव गैरी के ऊपर से गुजर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक टेक्स्ट से सॉल्व हो गई। इतना इजी कैसे हो सकता है? उसने खुद को पिंच किया, ये चेक करने के लिए कि वह अभी भी सो तो नहीं रहा। भले ही उसे अंदर रहने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे, फिर भी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। वह जानना चाहता था कि यह प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी और आखिर इतना बड़ा डील क्यों था। करीब 10 मिनट्स बाद उसने बाहर कार रुकने की आवाज सुनी और डोर्स बंद होने की आवाज आई। जैसे ही फुटस्टेप्स सीढ़ियों पर दौड़ते हुए सुनाई दिए, गैरी का नर्व टूट गया। उसने जल्दी से डोर बंद किया और उसके पीछे खड़ा हो गया, कान लगाकर सुनने लगा। काश अभी हमारे पास पीपहोल होता। फुटस्टेप से लग रहा है 3 लोग हैं। ऑलराइट, इसे जितनी जल्दी हो सके क्लीन कर देते हैं, एक आदमी ने डीप वॉइस में फुसफुसाकर कहा। आवाज किसी एडल्ट की लग रही थी। गैरी ने स्क्रब्स पहनने की आवाज सुनी और फिर उसकी नाक में केमिकल्स की स्मेल आने लगी। हाई स्कूलर पूरी कोशिश कर रहा था कि सांस भी क्वाइटली ले। ज्यादा समय नहीं लगा और उसे एहसास हुआ कि वे लोग वापस नीचे जा रहे हैं। अगर मैं विंडो से देख सकूं, अगर रूफ पर चढ़ जाऊं तो शायद मेरी आईसाइट उन्हें स्पॉट कर ले। गैरी ने यह सोचते हुए अपने रूम की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। गैरी, इस टाइम पर क्या कर रहे हो? वापस बेड पर जाओ, इडियट! उसकी सिस्टर एमी गुस्से में चिल्लाई। उसकी दौड़ ने उसे जगा दिया था। सॉरी ने अपोलोजाइज किया। अब वो विंडो से बाहर नहीं जा सकता था। जब तक एमी दोबारा सोती, वे लोग काफी दूर जा चुके होते। फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। आखिर खाई है कौन? उसकी उम्र के आसपास का कोई किड इतनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता है? गैरी जानता था कि खाई के अंडरडॉग्स में कॉन्टैक्ट्स है और शायद वह अब भी गैंग का मेंबर है। लेकिन अगर वह उन प्रोफेशनल्स को बस कॉल करके बुला सकता था, तो उसकी पोजीशन क्या थी? और उससे भी ज्यादा अजीब बात, जब गैरी ने एडमिट किया कि उसके डोर स्टेप पर शायद ह्यूमन फ्लैश पड़ी है, तब खाई पैनिक भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि पूछने पर भी वह कुछ बताएगा, गैरी ने साय किया, मुट्ठी कसते हुए अपनी छोटी सिस्टर की तरफ देखते हुए जो फिर से सोने लगी थी। यू डैम ओमेगा वुल्फ, तुम सीधे मेरे फैमिली के डोरस्टेप तक आ गए। मुझे नहीं पता तुमने यह कैसे किया, लेकिन यह लाइन क्रॉस करना था। अब लगता है फुल मून से पहले मुझे तुमसे डील करना ही पड़ेगा। जिस तरह के डेज से गुजर रहा था, उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि उसे नींद आने में दिक्कत होगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे फुल मून नजदीक आ रहा था, उसका बॉडी उतनी ही ज्यादा स्लीप क्रेव कर रहा था। वह चाहे कितना भी वरी करे, एक पॉइंट पर जाकर बस पैस आउट हो जाता था। फिर भी संडे की दोपहर जब उसकी आंख खुली, तो उसे रात के बीच में हुई घटना पूरी तरह याद थी। गैरी को अभी तक यह साफ नहीं था कि उसके घर के सामने पड़ी फ्लैश आखिर उसके लिए क्या मैसेज थी। लेकिन एक बात तय थी, वह किसी वॉर डिक्लेरेशन से कम नहीं थी। ओमेगा वुल्फ को पता था कि वह और उसका फैमिली कहाँ रहते हैं। इस बार वह उसे एक प्रेजेंट छोड़ गया था। लेकिन कौन कह सकता है कि अगली बार वह गैरी के फैमिली मेंबर्स को ही ऐसे मीट के टुकड़े में नहीं बदल देगा? बिली को ढूंढना और उससे डील करना जरूरी था। लकी था कि आज संडे था, यानी पूरा दिन उसके पास था, कम से कम कुछ क्लूज ढूंढने के लिए। वीकडेज में यह और भी मुश्किल हो जाता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गैरी ने वेयरवुल्फ सिस्टम के हर टैब को चेक किया, यह सोचते हुए कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। इस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, उसने फ्रस्ट्रेशन में सोचा। सब कुछ 2 बार देखने के बाद भी मे बी उसने कोई नया स्किल अनलॉक कर लिया हो या फिर समहाउ मेरी सेंट ट्रैक कर ली हो।
लेकिन अगर ओमेगा वोल्फ उसे ट्रैक कर सकता था तो थियरी में गैरी को भी वही कर पाना चाहिए था। मैं स्टेसी से मिलने जा रही हूँ, डिनर तक वापस आ जाऊंगी, एमी चिल्लाई और डोर उसके पीछे बंद हो गया। ये सुनते ही गैरी का हार्ट तेज धड़कने लगा। शिट, बिली रात को यहां आया था। क्या उसने एमी की सेंट पिकअप कर ली? क्या वह ह्यूमन फ्लैश उसका मैसेज था कि वह मेरे फैमिली के पीछे जाने वाला है? उसने कहा है डिनर तक लौट आएगी। स्टेसी का घर ज्यादा दूर भी नहीं है और दिन में ट्रैवल कर रही है। न्यूज के मुताबिक बिली अभी पकड़ा नहीं गया है तो शायद वह सेफ होगी। क्या मुझे एमी पर भी बॉन्ड मार्क लगा देना चाहिए जैसे टॉम पर लगाया था? लेकिन उससे कौन सा प्रॉमिस करवाऊं? सिस्टम से कोई मदद नहीं मिली तो गैरी ने उस इंसान को टेक्स्ट करने का फैसला किया जिसने पहले उसकी काफी हेल्प की थी। स्टॉप लुकिंग फॉर ट्रबल। खाई का रिप्लाई ऑलमोस्ट तुरंत आ गया। तुम शायद फील कर रहे हो कि तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि वह ग्रीन फैंग का डेब्यू ओपोनेंट था, लेकिन बिली बस्टर के लिए वह बस एक और डे था। हेक, तुमसे पहले वह 3 और लोगों से हारा था। उनमें से एक ने तो उसे 3 टाइम्स हराया था। अगर तुम उसी आदमी के पीछे जाओगे जिसे पुलिस ढूंढ रही है तो चांसेस है कि अंडरडॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। याद रखो, उनकी आइज हर जगह है, पुलिस फोर्स में भी। इस बार काई उम्मीद से कहीं कम हेल्पफुल साबित हुआ। थोड़ा सोचने पर गैरी को एहसास हुआ, अगर काई या अंडरडॉग्स को पता हो कि बिली कहाँ है तो अब तक वह पकड़ा जा चुका होता। फिलहाल वही अकेला था जो जानता था कि बिली एक ओमेगा वुल्फ है। कोई और ऑप्शन न देखकर गैरी ने टीवी ऑन किया, होपिंग कि न्यूज में कोई अपडेट मिले। ज्यादा देर नहीं लगी। ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह मॉन्टे एरिया के एक अपार्टमेंट में एक और मर्डर विक्टिम पाया गया है। चीफ ऑफ पुलिस एंटन मिल्स्टन ने कंफर्म किया है कि मॉडस ऑपरेंडी ब्रंटन्स मर्डर केस से मैच करता है। विक्टिम के फैमिली की विशेस के चलते उसका नाम रिवील नहीं किया जाएगा। अब तक पुलिस को ब्रंटन्स और मृत हाई स्कूलर के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला है। बिली ब्रंटन के वेयरअबाउट्स पर भी कोई न्यूज नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मिल्स्टन, यह तय किया जा रहा है कि बिली प्राइम सस्पेक्ट है या एक और विक्टिम। न्यूज होपफुल नहीं थी। उससे भी वर्स, गैरी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बिली ने फिर से किसी को मारा? कल जो फ्लैश थी, क्या वह इसी नए विक्टिम की थी? इससे एक्सप्लेन होता है कि वह इतनी फ्रेश क्यों लग रही थी। लेकिन वह एक हाई स्कूलर को क्यों मारेगा? इजी टारगेट था या कोई और रीजन? सिस्टम मैसेज उसे फिर याद आया कि फ्लैश कंज्यूम करने से स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। बिली पहला इंसान था जिसे उसने टर्न किया था, इसलिए रूल्स क्या हैं? गैरी को कोई आइडिया नहीं था। क्या सिर्फ वही स्ट्रॉन्गर बन सकता था या सभी वेयरवुल्व्स के साथ ऐसा होता है? और क्या ये वन टाइम थिंग था या जितना ज्यादा कोई खाए उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता जाए? लास्ट पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा डरावनी थी। बिली शायद 3 इंसानी बॉडीज तक खा चुका हो। वह अपनी एज के हिसाब से पहले ही अननेचुरली स्ट्रांग था। गैरी उसे सिर्फ वेयरवुल्फ सिस्टम की वजह से मैच कर पाया था। इवन अगर बिली को सिस्टम न मिला हो तो भी इतना तय था कि वह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एडिशनल स्टैट्स और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्या गैरी सच में एक सुपरनैचुरल ओमेगा वुल्फ को हरा पाएगा? गैरी ने तुरंत अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। यह मेरी गलती है कि बिली लोग मार रहा है और वर्स्ट केस वह हर दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। अगर उसे रोकने का बेस्ट चांस है तो अभी है। घर से निकलकर वह बिली के पुराने एड्रेस की तरफ बढ़ा। वह अलग नेबरहुड में था और स्ट्रेंजली न्यूज वाला विक्टिम भी उसी एरिया में मिला था। काश मैं उसके रूम में घुस पाता। अगर उसकी कोई चीज मिल जाती, मेरी नोज इतनी शार्प है शायद मैं उसे सर्च डॉग की तरह ढूंढ सकता। हुडी पहनकर गैरी उस अपार्टमेंट ब्लॉक तक पहुंचा जहां ब्रंटन्स रहते थे। एरिया उसके ओन नेबरहुड जैसा ही था, कचरा, ग्रेफिटी, बस अलग जगह। रिपोर्टर्स की भीड़ देखकर तुरंत समझ आ गया, यही जगह थी। गैरी ने स्ट्रीट के कॉर्नर से पीक किया। डैम, प्लान फेल। अगर मैं अपार्टमेंट के पास भी गया तो रिपोर्टर्स क्वेश्चन करने लगेंगे। टीवी पर आना अफोर्ड नहीं कर सकता। एयर स्निफ करने की कोशिश की, लेकिन इतनी भीड़, स्वेट और फूड स्मेल्स के बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं था। रिस्क बहुत ज्यादा था। गैरी ने डिसाइड किया कि उसे बिली को किसी और तरह से ढूंढना होगा। हे लिटिल बडी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? पीछे से एक मेल वॉइस आई। गैरी ने मुड़कर देखा। 2 एडल्ट्स उसका रास्ता रोककर खड़े थे, व्हाइट एंड गोल्ड कपड़े पहने हुए। लगता है कोई है जो तो नहीं चाहता, फीमेल बोली। क्या फेमस सेइंग नहीं है, क्रिमिनल हमेशा क्राइम सीन पर लौटता है? हाँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, बस क्यूरियस था, गैरी ने पैनिक में जवाब दिया।
उसने चार्जिंग हार्ट एक्टिवेट करके भागने का सोचा। होल्ड ऑन, वुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो थोड़ी बातचीत में क्या प्रॉब्लम है? तुम मर्डरर नहीं हो सकते, लेकिन लगता है तुम कुछ जानते हो। दोनों ने एक साथ अपने वॉलेट्स निकाले। गोल्डन बैज, व्हाइट रोज का सिंबल और ऊपर लिखा था AIF। गैरी ने गल्प किया। ओ ब्रदर, ये लोग पुलिस से भी वर्स हैं। काश मैंने खाई की एडवाइस सुनी होती। ऑल्टर्ड इन्वेस्टिगेशन फोर्स में मैं आखिर फांस कैसे गया? ऑल्टर्ड इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जिसे आमतौर पर व्हाइट रोज कहा जाता था, देश की सबसे मशहूर पुलिस फोर्सेस में से एक थी। गैरी ने उनका नाम खबरों में कई बार सुना था, और सिर्फ एक वजह से नहीं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो ये थी कि उनकी पूरी फोर्स सिर्फ ऑल्टर्ड से बनी हुई थी। मैं किसी नॉर्मल इंसान से तो भाग सकता हूं, लेकिन ऑल्टर्ड के सामने ये काम नहीं करेगा। अगर मैंने कुछ ऐसा किया जो इंसानी लिमिट से बाहर लगे, तो ये लोग मुझे ऑल्टर्ड समझ लेंगे और ये जांच शुरू कर देंगे कि मैं ऑल्टर्ड बना कैसे। गैरी ने मन ही मन सोचा। सेडी निम्पर और फ्रैंक ह्यू काफी देर से उस अपार्टमेंट बिल्डिंग पर नजर रखे हुए थे। असल में उन्हें किसी और केस पर काम करना था। इसी हफ्ते की शुरुआत में, जिसे उन्होंने गैंग डील के बिगड़ जाने का नतीजा समझा था, 3 लाशें मिली थीं, जिन पर ऑल्टर्ड द्वारा मारे जाने के साफ निशान थे। बिली के अपार्टमेंट की निगरानी करने की वजह उन लाशों की हालत थी। जिस तरीके से उन्हें मारा गया था वो एक जैसा लग रहा था, जिससे उन्हें शक हुआ कि यह भी किसी ऑल्टर्ड का काम हो सकता है। अभी तक वो तय नहीं कर पाए थे कि ये वही किलर था या कोई और ऑल्टर्ड, मैं जो अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मैं बस एक क्यूरियस टीनेजर हूं। स्लफ का न्यूज में आना कोई रोज की बात नहीं है। मैं बस ये देखने आया था कि आखिर इतना हंगामा क्यों है। सोचा, जहां एक्शन है वहीं चला जाऊं। अब जब बोल रहा हूं तो खुद भी नहीं पता मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। गैरी ने समझाने की कोशिश की, दिल से दुआ करते हुए कि वो उसे बस एक बेवकूफ टीनेजर समझ ले। टीनेजर हो तो क्या हुआ? सस्पेक्ट भी तुम्हारी उम्र का ही हो सकता है। चलो, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि हम कौन हैं, तो सच सच बता दो, तुम्हें क्या पता है? सेडी ने सख्त लहजे में कहा। अरे अरे, तुम कुछ ज्यादा ही इम्प्लाई कर रही हो। सिर्फ इसलिए कि दोनों टीनेजर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हो, है ना? फ्रैंक ने अपने पार्टनर को शांत करने की कोशिश की। गैरी साफ समझ गया था कि ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल चल रहा है, भले ही वो इसे जुबान से कहने की हिम्मत न करता। वैसे, अगर बुरा न मानो तो ये हुड क्यों पहन रखी है? अगर तुम्हें सच में बस देखने की क्यूरियोसिटी थी, तो रिपोर्टर्स को देखकर भागने की कोशिश क्यों की? फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे वो अपनी बात को हल्का दिखा रहा हो। फ्रैंक के गुड कॉप होने की वजह से गैरी समझ गया कि बाहर निकलने का रास्ता यही है। उसका मैं तो बस एक बेवकूफ टीनेजर हूं वाला एक्ट फेल हो चुका था, लेकिन उसके पास अब भी एक तरीका था। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी हुड नीचे की और अपने चमकीले हरे बाल दिखा दिए। मैंने हाल ही में बाल कलर कराए थे, लेकिन रिजल्ट मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ब्राइट निकल आया। रिपोर्टर्स को देखकर डर गया कि कहीं इंटरव्यू न ले ले। स्कूल में दोस्त पहले ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर मेरी ये हालत टीवी पर आ गई तो मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं सच में बस क्यूरियोसिटी की वजह से यहां था। मेरा और बिली का कोई लेना देना नहीं है। हम एक ही स्कूल में भी नहीं पढ़ते। उसका नाम मैंने पहली बार टीवी पर ही सुना। गैरी ने स्काउट्स ऑनर का इशारा किया, जबकि वो कभी स्काउट रहा भी नहीं था। फ्रैंक बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। गैरी की कहानी उसके बालों के साथ मिलकर सच में एक ट्रैजिक टेल लग रही थी। ओह, सच में? तो तुम किस स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारा नाम क्या है? सेडी ने पूछा, अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं लग रही थी। वेस्ट ब्रिज, गैरी ने तुरंत जवाब दिया। आप स्कूल में चेक कर सकती हैं। कुछ पल तक अजीब सी चुप्पी रही। सेडी अब भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। फिर आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। यहां से दफा हो जाओ, तुम जैसे बेवकूफ बच्चे क्राइम सीन्स के आसपास नहीं घूमते। अगर तुम्हें फिर कभी किसी ऐसे सीन के पास देखा तो मैं खुद तुम्हें क्वेश्चनिंग के लिए ले आऊंगी। सेडी ने धमकी दी। गैरी ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत भाग गया, खुद को बेहद लकी मानते हुए कि वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच निकला। तुमने उसे जाने क्यों दिया? फ्रैंक ने पूछा। तुमने सुना, वो और बिली एक ही स्कूल में नहीं है। फिर भी जो इंसान केस में इन्वॉल्व नहीं है, उसे इतनी डिटेल्स पता होना थोड़ा अजीब है। क्या आजकल बच्चे सच में न्यूज़ ध्यान से देखते हैं?
शायद मैं ज्यादा कॉशियस हो रही हूं। मौत उसी नेबरहुड में हुई थी, तो हो सकता है उसे पता हो। फिर भी उसका नाम और स्कूल नोट कर लो। अगर हमें बिली और उसके बीच कोई लिंक मिला तो हम उससे दोबारा मिलेंगे। कमबख्त, अब क्या करूं? उस औरत ने साफ कह दिया है कि अगर मैं बिली से जुड़ी किसी जगह के पास भी दिखा तो हालात और बिगड़ेंगे। आखिरकार बिली का कोई सुराग न मिलने पर गेरी ने अपने रेगुलर डेली क्वेस्ट्स पूरे करने के बाद घर जाने का फैसला किया। पता ही नहीं चला और अगला दिन आ गया। Your bloodlust grows 8 days until the next full moon. भगवान के लिए ओए बेवकूफ सिस्टम, क्या इसे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है? मुझे रोज रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना कैलेंडर है। गैरी ने मन ही मन गालियां दी। फुल मून नजदीक आते ही गैरी का टेम्पर बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि गुस्सा करने से हालात नहीं सुधरते, लेकिन गालियां देने से उसका मन हल्का हो जाता था। कम से कम एक अच्छी खबर यह थी कि आज उसके दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं रखा था। हमेशा की तरह वीकेंड बहुत जल्दी खत्म हो गया। टॉम आईने में खुद को देख रहा था। उसकी सूजी हुई आंख ठीक हो चुकी थी, लेकिन नीचे की आईलिड अब भी थोड़ी फूली हुई थी, जिससे वो हल्का सा आंख मिचमिचा रहा था। उसके पेरेंट्स काफी वरीड थे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने गैरी की रग्बी ट्रेनिंग में मदद की थी, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था। अगर वो दोनों हरामी मेरी बात मान लेते, तो मुझे ऐसे पीटने की कोई जरूरत नहीं थी, जब मैं पहले ही पूरी कोशिश कर रहा था कि गैरी रग्बी टीम छोड़ दे। अब क्या करूं? अगर उन्होंने उसे फिर खेलते देखा, तो क्या वो फिर मेरे पीछे पड़ेंगे? टॉम ने सोचा, पिछली मार की याद से अब भी दर्द महसूस करते हुए। शायद मैं गैरी से कह सकता हूं कि वो मुझे घर तक छोड़ दे, या कुछ समय उसके यहां छिप जाऊं। टॉम ने जानबूझकर गैरी को उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया था। उसे डर था कि उसका बेस्ट फ्रेंड गुस्से में कुछ बेवकूफी ना कर बैठे। अब जब उसे पता था कि गैरी एक वेयरवुल्फ है और ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो उसे नाराज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, खासकर फुल मून के इतने करीब। स्कूल पहुंचते ही टॉम ने हॉलवे में गैरी को देखा। संयोग से वो ठीक उसी पल पहुंचा जब किसी ने गैरी का रास्ता रोक रखा था। हैरानी की बात यह थी कि वो न तो गिल था और बैरी, बल्कि कोई और था जिसे वो हाल ही में जानने लगे थे। हे गैरी, मुझे नहीं पता तुम्हें उस दिन कराटे क्लब में क्या सूझा था। जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि मैं गार्ड डाउन था। अगर वो असली फाइट होती तो नतीजा कुछ और होता। गैरी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था, और वो अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढने में पूरी तरह उलझा हुआ था। स्टीवन ने जब देखा कि गैरी उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है, तो उसने इसे गलत तरीके से लिया। ओए, क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत हॉट हो? मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने ये सब सिन को इम्प्रेस करने के लिए किया था। लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी, तो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। कृपया मुझे जाने दो। गैरी लगभग चिल्ला पड़ा और उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हॉलवे में बात कर रहे बाकी स्टूडेंट्स चुप हो गए और सारा ध्यान वहीं चला गया। फुसफुसाहट शुरू हो गई और स्टीवन ने सब कुछ सुन लिया। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पता चल गया होगा कि मैं उससे फाइट हार गया था, और अब ये हॉलवे में मुझे धक्का दे रहा है। स्टीवन ने सोचा। उसे लगा कि उसे खुद को साबित करना होगा, अपनी हार की भरपाई करनी होगी। लेकिन एक कराटे का होने के नाते वो सीधे हाथ नहीं उठा सकता था। उसे गैरी से फाइट शुरू करवानी थी, ताकि वो सेल्फ डिफेंस का बहाना बना सके। शिन का जिक्र न किया जाना उसे और भड़का गया। तुम्हारी एक बहन है ना? गैरी क्लास में घुसने से ठीक पहले रुक गया। साफ था कि यह बात उसे चुभ गई थी। सुना है वो काफी लुकर है। ऐसा करते हैं, तुम सिन रख लो और बदले में तुम्हारी बहन रख लूं। गैरी मुड़ा और स्टीवन के सामने आकर रुक गया। हे स्टीवन। स्टीवन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि गैरी का हाथ उसके सिर के साइड को पकड़ चुका था, और अगले ही पल उसका सिर पूरी ताकत से दीवार से टकराया। हाथ छूटते ही स्टीवन का शरीर फिसलकर जमीन पर बैठ गया। शट द फक अप, गैरी ने कहा। कॉरिडोर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक लड़की चीख पड़ी, क्योंकि स्टीवन अब भी बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने उसे मार दिया। गैरी ने किसी को मार दिया, टिफनी चिल्लाई। हालांकि यह सुनने में अजीब लगता था कि कोई दुबला पतला हाई स्कूलर एक ही वार में किसी को मार दे, लेकिन गैरी कोई आम हाई स्कूलर नहीं था।
गुस्से में उसने स्टीवन पर पूरी ताकत से हमला किया था, बिना खुद को रोके। टॉम भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और हालात देखने लगा। गैरी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या कर दिया है। वो बस वहीं खड़ा था, कभी अपने उस हाथ को देख रहा था जिससे उसने स्टीवन का सिर दीवार में पटका था, और कभी अपने पैरों के पास पड़े शरीर को। इसी दौरान टॉम ने स्टीवन के सिर से बहते खून के छोटे छोटे धब्बे देखे। उसने तुरंत उसकी कैरोटिड आर्टरी चेक की और पल्स महसूस होते ही राहत की सांस ली। गैरी, होश में आ। वो ठीक है, लेकिन हमें उसे तुरंत नर्स के पास ले जाना होगा। मतलब, ठीक नहीं है, लेकिन जिंदा है। अब जल्दी मेरी मदद कर, इसे उठाते हैं, टॉम ने कहा। गैरी तुरंत हरकत में आया और दूसरी तरफ से स्टीवन को उठाया। दोनों उसे संभालते हुए नफिस की तरफ चल पड़े। भीड़ बस उन्हें मुंह खुले देखती रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। क्या उन्हें मदद करनी चाहिए? किसी टीचर को बुलाना चाहिए? एम्बुलेंस? आखिर में उन हाई स्कूलर्स ने जो किया, वो था इस घटना की खबर हर उस इंसान तक फैलाना जिसने ये सब नहीं देखा था। किस्मत से हॉलवे में कोई टीचर नहीं मिला, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई और मिल गया। शीन अभी टॉयलेट से बाहर आई थी और सामने 3 जाने पहचाने चेहरे देखकर चौंक गई। इससे क्या हुआ? उसने पूछा, जब उसने स्टीवन को इस हालत में उठाकर ले जाते देखा। गैरी उसे सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि कैसे। सच तो ये था कि उसने अपने ही स्कूलमेट का सिर दीवार में दे मारा था। हाँ, स्टीवन ने उसे उकसाया था, लेकिन गैरी खुद भी समझता था कि उसने बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दिया था। इसलिए दोनों चुपचाप आगे बढ़ गए और शिन वहीं खड़ी रह गई, अफवाहें सुनने के लिए जो पहले ही फैलने लगी थी। उसने सिर्फ एक हाथ से उसे दीवार में दे मारा। कैस्पर ने बताया कि जॉश जो वहां था, उसने स्टीवन की खोपड़ी चटकने की आवाज तक सुनी। हो सकता है वो कभी पहले जैसा न हो पाए। किसी को पता है उस ब्रोकली हेड से उसने ऐसा क्या कहा कि वो इतना भड़क गया? पता नहीं। मैंने शिन का नाम सुना। ये सुनकर शिन को थोड़ी गिल्ट महसूस हुई। क्या वो बेवकूफ लड़के सच में मेरे लिए लड़ रहे थे? आखिरकार टॉम और गैरी स्टीवन को नर्सेज ऑफिस ले आए। नर्स ने वाइटल्स चेक किए और तुरंत तय कर लिया कि यह मामला उसकी पे ग्रेड से ऊपर है। उसने एम्बुलेंस बुला ली। स्टीवन सांस ले रहा था और नर्स ने उसे स्टेबल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो होश में नहीं आ रहा था। जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो गैरी ने बस इतना कहा कि उसे सिर पर चोट लगी है। डिटेल्स ज्यादा नहीं दी गई। नर्स ने उन्हें वहीं रुकने दिया और मॉर्निंग क्लासेस मिस करने की अनुमति दे दी, ये सोचकर कि तीनों दोस्त हैं। एम्बुलेंस ज्यादा देर में नहीं पहुंची। ब्रीफ जानकारी लेने के बाद वो स्टीवन को अपने साथ ले गए। पेशेंट के जाने के बाद नर्स रिपोर्ट बनाने चली गई। भाई, वहां हुआ क्या था? ये पक्का करने के बाद कि नर्स वापस नहीं आएगी। मुझे नहीं पता। अचानक इतना गुस्सा, इतनी रेज आ गई। जैसे ही उसने एमी का नाम लिया, मेरे दिमाग में उसके मेरी फैमिली को हर्ट करने की तस्वीरें घूमने लगीं। मेरी सारी सेंसेस चिल्ला रही थी कि मुझे उसे रोकना है, किसी भी कीमत पर। और जब तक मुझे समझ आता, वो जमीन पर पड़ा था। गैरी ने जितना हो सका उतना समझाया। फिर भी उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सच तो यह था कि वो स्टीवन को और भी ज्यादा हर्ट करना चाहता था। उसे रोकने की एकमात्र वजह यह थी कि बेहोश पड़े स्टीवन को देखकर पैनिक होने लगा था। तभी उसकी रैशनल साइड वापस आई और हालात और बिगड़ने से रुक गए। इसके बाद टॉम ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो दिल से खुश था कि उसने फ्राइडे को जो सच हुआ था, वो गैरी से छुपा कर रखा। अगर गैरी किसी अपने को नुकसान पहुंचने के ख्याल से ही इतना बेकाबू हो सकता था, तो शायद वो दोनों हॉस्पिटल की जगह मॉर्ग में होते। कुछ देर बाद दोनों क्लास की तरफ गए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, सबकी नजरें उन पर टिक गई। गैरी, तुम आखिरकार आ गए। बैठने की जरूरत नहीं है। हेडमिस्ट्रेस यंग तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें वजह पता है, मिसेस बेडफोर्ड ने कहा, क्लास को डिस्टर्ब करने वालों पर एक नजर डालते हुए। किसी वजह से गैरी को इस तरह इग्नोर किया जाना बुरा लगा। सौभाग्य से उसकी रैशनल साइड अब भी कंट्रोल में थी, इसलिए वो चुपचाप प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल पड़ा, टॉम को क्लास में बैठा छोड़कर। मुझ में क्या गड़बड़ है? आज हर चीज मुझे इरिटेट क्यों कर रही है? क्या लोग आज ज्यादा ही बुरे हैं, या मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूं? गैरी ने सोचा। उसे डर था कि कहीं ये उसी ब्लड लस्ट का असर तो नहीं, जिसका जिक्र सिस्टम बार बार करता रहता है। डबल डोर के ऊपर एक प्लैक लगा था,
हेडमिस्ट्रेस यंग। उसने नॉक किया और अंदर से कम इन की आवाज आई। ये पहली बार था जब उसे यहां बुलाया गया था। सावधानी से गैरी ने दरवाजा खोला और उस बड़े ऑफिस में दाखिल हुआ, जिसमें सोफा और कॉफी मशीन तक रखी हुई थी। काश मैं कह पाती कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा मिस्टर डेम, लेकिन तुम पहले से जानते हो कि तुम यहां क्यों हो। हेडमिस्ट्रेस यंग ने कहा। विडंबना यह थी कि उनका सरनेम उनके लुक से बिल्कुल मैच नहीं करता था। वो एक उम्रदराज महिला थी, जिनके बाल ज्यादातर ग्रे हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक बताती थी कि वो जितनी दिखती है उतनी बूढ़ी नहीं है। और बालों का सफेद होना ज्यादातर उनके पद के तनाव की वजह से था। हमने उन स्टूडेंट्स के बयान ले लिए हैं जिन्होंने आज सुबह की घटना देखी थी, और कुछ मिनट पहले हॉस्पिटल से मिस्टर रिचर्डसन की कंडीशन की रिपोर्ट भी आ गई है। तुम्हें यह जानकर राहत मिलेगी कि तुम्हारा स्कूलमेट होश में है और काफी हद तक ठीक है। सिर के बाहर थोड़ी ब्रूजिंग और एक बम्प के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं है। थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से ठीक हो जाएगा। दुर्भाग्य से इससे ये सच नहीं बदलता कि उसकी मां बहुत गुस्से में है। वो एक्शन चाहती है और मैं उसकी मांग को नकारने की स्थिति में नहीं हूं। जो तुमने किया है उसके बाद हम तुम्हें यूं ही छोड़ नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि तुम कभी प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं रहे हो। हालांकि मैं निजी तौर पर यह नहीं समझ पाती कि कोई यंग मैन अपने बाल उस भयानक रंग में क्यों डाई करेगा, लेकिन यह स्कूल रूल्स के खिलाफ नहीं है। यह तुम्हारा पहला ऑफेंस भी है, तो आमतौर पर मैं तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ देती। लेकिन केस की सीरियसनेस को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। सच कहें तो गैरी को उम्मीद थी कि अंदर आते ही उस पर चिल्लाया जाएगा। वो तैयार था एक लंबी लेक्चर के लिए कि उसने कितना गलत किया, ये कितना डेंजरस था और कैसे वो स्टीवन और खुद का फ्यूचर बर्बाद कर सकता था। लेकिन हेडमिस्ट्रेस यंग ने जिस तरह उससे बराबरी के लहजे में बात की, उसने उसे इरिटेटिंग नहीं बनाया। फिर भी उनकी आवाज के टोन ने उसे डरा दिया कि आगे क्या होने वाला है। मैं चाहती हूं कि तुम रिचर्डसन फैमिली के नाम एक अपॉलजी लेटर लिखो, जिसमें तुम अपने किए पर गहरा पछतावा जाहिर करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में पछताते हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे अपने भले के लिए यह लेटर इतना सिंसियर होना चाहिए कि मिसेस रिचर्डसन कोई लीगल एक्शन न ले। इसके अलावा अभी से तुम्हें इस हफ्ते के बाकी दिनों के लिए स्कूल से एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूरी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मतलब, मुझे पूरे हफ्ते स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी? ज्यादातर टीनेजर्स को स्कूल जाना पसंद नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं। हर हॉलिडे एक खुशी होती है क्योंकि कम से कम एक दिन उस डरावनी जगह पर नहीं जाना पड़ता। ऐसे में किसी को सजा देने के नाम पर स्कूल न आने देना हमेशा से ही थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट लगता था। ट्रबल मेकर के लिए एक्सक्लूडेड होना मतलब एक फ्री हफ्ता, जो मन करे वो करो। लेकिन जब गैरी खुद उस हालात में आया तो उसे इसका असली डर समझ में आने लगा। मैं मम को क्या बताऊं? उनका हाई स्कूल स्लफ में काफी अच्छी रेपुटेशन रखता था। एक हफ्ते का सस्पेंशन बेहद रेयर था। सच कहें तो उसे ज्यादा हुआ होता तो सीधा एक्सपल्शन। क्या ये मिसेस यंग का इशारा था कि वो एक्सपल्शन के कितने करीब पहुंच गया था? अचानक गैरी ने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना शुरू किया। स्कूल बदलनी पड़ती, शायद फैमिली को भी एरिया बदलना पड़ता, मम को नई जॉब्स ढूंढनी पड़ती। सीधे शब्दों में डेम फैमिली की जिंदगी तबाह हो जाती। ऊपर से पूरे दिन घर पर अकेले बैठना, उसे डर था कि कहीं वो पागल न हो जाए, या उससे भी बुरा, कहीं बिली को ढूंढने निकल न पड़े। As someone who's now excluded, you won't participate in any more lessons. For the time being, you're to stay here. Feel free to start on that apology letter, and I will have my secretary bring you some other schoolwork later. Headmistress Young ने समझाया। Honestly, I would have just sent you home immediately, but there is a reason why I'm keeping you here. अब तक पूरी स्कूल को इस घटना के बारे में पता चल चुका है, टीचर्स को भी। और एक टीचर ने खास तौर पर जोर देकर कहा है कि तुम्हें एक्सपेल ना किया जाए। यह सुनकर गैरी हैरान रह गया। वो किसी टीचर का खास स्टूडेंट नहीं था, ना ही वो किसी सब्जेक्ट में टॉप करता था। होमरूम टीचर से भी कोई खास रिश्ता नहीं था। तो फिर कौन? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं मिस्टर रूट को किसी स्टूडेंट को बचाने की भीख मांगते देखूंगी, खासकर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए, मिसेस यंग ने कहा। तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर जो भी कहे, उनके मुताबिक तुम एक बेहद गिफ्टेड रग्बी प्लेयर हो। ऐसा प्लेयर जिसके बिना वो काम नहीं चला सकते।
मिस्टर रूट, ये नाम गैरी के दिमाग में आखिरी नंबर पर भी नहीं आता। I have therefore agreed to make a special exception, Mrs. Young बोली। Excluded होने के बावजूद तुम पूरे हफ्ते आफ्टर स्कूल क्लब लेसन अटेंड कर सकते हो आज भी। वीकेंड के मैच में मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद कर रही हूं। अजीब बात थी, लेकिन यह सुनकर गैरी को खुशी हुई। इस वक्त रग्बी ही एकमात्र चीज थी जो उसका ध्यान भटका सकती थी, और अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो पहले ऑफिशियल गेम के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड था। जरूरी वर्कशीट्स देने के बाद मिसेस यंग अपने काम में लग गई। मॉम अभी अपनी पहली जॉब पर होंगी, शायद अभी तक उन्हें पता नहीं चला होगा। सेक्रेटरी लेटर भेजेगी तो मुझे उससे पहले बात करनी होगी। एक तरह से मुझे पूरा हफ्ता मिल गया है, शायद मैं इस टाइम का सही इस्तेमाल कर सकूं। क्लास गैरी के बिना चलती रही, लेकिन टॉम की नजर बार बार उसके खाली सीट पर जा रही थी। वो कई वजहों से परेशान था। मिसेस बेडफोर्ड की क्लास खत्म हो गई, फिर भी गैरी नहीं लौटा। टॉम को समझ आ गया, मामला सीरियस है। ब्रेक्स और लंच में उसने गैरी को टेक्स्ट किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिरकार रग्बी प्रैक्टिस का टाइम आ गया। चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए टॉम की टक्कर दो बड़े साय से हुई। उसने तुरंत नजर झुका ली, बेकार कोशिश। अगले ही पल दो भारी आर्म्स उसके शोल्डर्स पर थीं। हे टॉम, ओल्ड बडी, गिल मुस्कुराया। प्रैक्टिस से पहले थोड़ी बात क्यों न कर ले? टॉम आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दोनों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। लगभग घसीटते हुए उसे पास के टॉयलेट्स तक ले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने जोर से चिल्लाकर चेक किया कि कोई और तो नहीं है, फिर डोर लॉक कर दिया। सू, गिल बोला, आज रोस्टर देखा, किसी वजह से गैरी का नाम अब भी लिस्ट में है। ऐसा क्यों? उसने टॉम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मुझे अभी बात करने का मौका नहीं मिला, तुम्हें आज सुबह की खबर तो पता ही होगी। टॉम ने घबराकर कहा। पकड़ो इसे, लाया। बैरी ने टॉम को उठा लिया, उसके हाथ पीछे पकड़ लिए। अगले ही पल गिल का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। चीक लाल हो गया। मुंह के अंदर आयरन जैसा टेस्ट आया। दांतों से टकराया था। तू उसे टेक्स्ट कर सकता था, वीकेंड पर बात कर सकता था। गिल गुर्राया। तुम लोग क्लोज हो ना? नहीं, लगता है तूने हमारी बात सीरियसली नहीं ली। उसने टॉम को सिर से पकड़कर टॉयलेट स्टॉल में ठेल दिया। स्कूल टॉयलेट्स चाहे कितने भी साफ हो, साफ जगह नहीं होते। गिल, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बैरी ने डरते हुए पूछा, लेकिन गिल सुन नहीं रहा था। अगले ही पल उसने टॉम का सिर पानी में डुबो दिया। कुछ सेकंड्स, फिर निकाला, फिर दोबारा। टॉम तड़प रहा था। गिल के चेहरे पर मुस्कान थी। किसी और की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल उसे नशा दे रहा था। क्यों? ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो गैरी को कुछ बताया भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मिजरेबल जिंदगियां बचाने के लिए। सिर बाहर आया। टॉम हाफ रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। ये काफी नहीं है, गिल ने कहा। बैरी को समझ आ गया उसका दोस्त हद पार कर चुका है, लेकिन अब वो भी इसमें फंस चुका था। फील्ड पर गैरी प्रैक्टिस में शामिल हो चुका था। टॉम अब तक नहीं आया था, लेकिन उसकी ग्रीन मिस्ट अब भी स्कूल के अंदर थी। टॉम को रग्बी पसंद नहीं था, लेट होना कॉमन था, टीचर को भी फर्क नहीं होता था, इसलिए गैरी को शुरुआत में अजीब नहीं लगा। प्रैक्टिस से पहले मिस्टर रूट ने गैरी को अलग बुलाया। सन, ब्रोकली हेड, वो बोले, मुझे नहीं पता आज सुबह तूने वो क्यों किया, लेकिन एक बात सुन। मैं ऐसे बच्चों से डील करता आया हूं जिनमें एंगर इश्यूज होते हैं। तू मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित किया। अच्छी बात यह है, इसका इजी फिक्स है। जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अंदर भरा है, उसे फील्ड पर निकाल। दूसरों से तेज दौड़, बॉल छीन, ग्राउंड पर पटक, क्योंकि फील्ड पर यह सब अलाउड है। प्रैक्टिस शुरू हुई। मिस्टर रूट की बातें गैरी को और पुश कर रही थीं। आज वो पहले से भी बेहतर खेल रहा था। आइस बॉल पर चिपकी हुई थी। टेक्निक ब्लेक जैसी नहीं थी, लेकिन टैलेंट से वो उसकी भरपाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद गिल और बैरी भी फील्ड पर आए। स्कोल्डिंग हुई, लैप्स लगाए, फिर गेम में शामिल हुए। दोनों ने गैरी को टैकल करने की कोशिश की, फेल। फास्टर स्टूडेंट्स ने उसे पकड़ा, लेकिन पावर से वो आगे बढ़ता गया। आखिर में उसने ब्लेक को पास दिया। ट्राई, गेम जीत लिया। मिस्टर रूट खुश थे। तुम दोनों वीकेंड पर ऐसा ही खेला तो ईटन हाई को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गैरी प्रेज एंजॉय कर रहा था, लेकिन कुछ गलत लगा। प्रैक्टिस लगभग खत्म हो चुकी थी। टॉम अब भी नहीं आया था, उसकी मिस्ट अब भी स्कूल में थी। प्रैक्टिस खत्म होते ही लॉकर रूम की जगह गैरी अंदर गया। क्लासेस तो खत्म हो गई हैं, थोड़ी देर अंदर गया तो क्या ही होगा। मिस्ट उसे टॉयलेट्स की तरफ ले गई।
डोर के बाहर खड़े होते ही उसकी नाक ने वो स्मेल पकड़ ली। ब्लड! उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। मिस्ट को फॉलो करते हुए एक स्टॉल तक पहुंचा। दरवाजा खोला। अंदर टॉम पड़ा था। फ्रंट टीथ टूटे हुए, टॉयलेट सीट पर खून फैला हुआ। जब गैरी ने टॉम को बाथरूम के स्टॉल में जमीन पर पड़ा देखा, तो उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त की हालत को लेकर गहरी चिंता, उसके बाद उस इंसान के लिए भयानक गुस्सा जिसने उसके साथ ऐसा किया था। लेकिन एक एहसास ऐसा भी था जिसकी गैरी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भूख। टॉम के मुंह से आती खून की गंध बहुत तेज थी। मैदान पर रग्बी खेलते वक्त गैरी को जरा भी भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब इस ललचाने वाली खुशबू के सामने आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही न हो और अचानक उसके सामने ताजा ग्रिल किया हुआ बारबेक्यू रख दिया गया हो। उसके मुंह से लार टपकने लगी। खुशकिस्मती से बाकी भावनाओं ने उसे तुरंत होश में ला दिया। उसने सिर झटका, खुद को संभाला और लार पोंछी। फिर सावधानी से टॉम को कंधों से पकड़कर उसे सीधी बैठी हुई हालत में ले आया। चेहरा जमीन से हटते ही गैरी ने उसकी हालत देखनी शुरू की। उसके सामने के एक दांत पूरी तरह टूट चुके थे और बगल वाला दांत भी थोड़ा चिप हो गया था। सिर पर भी चोट थी, लेकिन अंदरूनी चोटें हैं या नहीं, इसका गैरी को कोई अंदाजा नहीं था। टॉयलेट में झांकने पर उसने देखा कि कटोरे का पानी लाल हो चुका था। जख्म जानलेवा तो नहीं लग रहे थे, लेकिन साफ था कि टॉम ने बहुत दर्द सहा था। गैरी यह सोचने से भी कांप उठा कि उसे कितनी देर तक यातना दी गई होगी, क्योंकि वह पूरी रग्बी प्रैक्टिस में गायब रहा था। टॉम, क्या तुम ठीक हो? मुझसे बात करो प्लीज। मैं क्या करूं? गैरी ने पूछा। हालांकि उसे खुद एहसास था कि ऐसी हालत में यह सवाल कितना बेवकूफाना था। जमीन से उठाए जाने और अपना नाम सुनने पर टॉम धीरे धीरे होश में आया। वह बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि शरीर ने जवाब दे दिया था। बैरी और गिल के जाने के बाद उसका शरीर लगभग बंद सा हो गया था, बस खुद को ठीक करने में लगा हुआ। गैरी, टॉम ने कमजोर आवाज में कहा। उसे पहचानते ही उसने फिर से आंखें बंद कर ली। वह बस सो जाना चाहता था। टॉम को जिंदा देखकर गैरी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि उसे यहां छोड़ना नामुमकिन है। टॉम को मेडिकल मदद चाहिए थी। बाहर कोई खुला जख्म न होने की वजह से उसने उसे बहुत संभल कर जमीन से उठाया, अपने कंधों पर लादा और उसे पीछे से थामते हुए सीधा नर्स के ऑफिस की ओर दौड़ पड़ा। नर्स उसे आज दूसरी बार देखकर चौंक गई। वह सुबह वाली घटना पर कुछ कहना चाहती थी, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन गैरी रुका नहीं। वह उसके पास से निकल गया और टॉम को धीरे से एक बेड पर लिटा दिया। उसकी मदद कीजिए, गैरी ने भराई हुई आंखों से कहा। इतना खून देखकर नर्स भी घबरा गई और तुरंत उसका इलाज शुरू किया। लेकिन फिर वही बात, वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छी खबर यह थी कि मामला बहुत गंभीर नहीं था। उसने टॉम को पेन किलर्स दी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसके दांतों को हुआ था। एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे रिपोर्ट बनानी थी और टॉम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाकर मुंह दिखाने की सख्त सलाह देनी थी। क्या तुम वाकई उसे ऐसे ही पाए थे? ऐसा तो नहीं कि ये मैंने नहीं किया, गैरी ने गुस्से से कहा। मैं मानता हूं स्टीवन वाला मामला मेरा था, लेकिन इस बार मैं बेगुनाह हूं। मिस्टर रूट और बाकी छात्र गवाही दे सकते हैं कि मैं पूरे समय रग्बी प्रैक्टिस में था। उसके बाद मुझे टॉयलेट जाना था, वहीं मैंने उसे पाया। नर्स ने उसे शक भरी नजर से देखा, लेकिन अब उसे जाना ही था। स्कूल खत्म हो चुका था और उसे इस घटना की सूचना देनी थी। फिर भी वह गैरी की बात मानने की ओर झुकी हुई थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह सच में टॉम को लेकर परेशान था और अंदर आते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। गैरी ने तय किया कि जब तक टॉम पूरी तरह होश में ना जाए, वह उसके पास ही रहेगा। पेन किलर्स की वजह से इस बार दर्द थोड़ा कम था, इसलिए टॉम ज्यादा देर तक जाग पाया। लेकिन टॉम कुछ कह पाता उससे पहले ही गैरी ने सवाल दाग दिया। ये किसने किया? गैरी ने पूछा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? टॉम ने देख लिया, वही नजर फिर से गैरी की आंखों में थी। गैरी, प्लीज, बस इसे भूल जाओ। भूल जाऊं? गैरी चीखा। उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया और मैं भूल जाऊं? अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाता तो क्या होता? ऐसे लोगों को बिना सजा छोड़ा तो अगली बार क्या होगा? अगली बार शायद तुम इतने खुशकिस्मत न रहो। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया है, मैं उन्हें वही महसूस करवाऊंगा, गैरी ने कहा, बेड के किनारे लगे मेटल हैंडल को इतनी जोर से पकड़े हुए कि वह थोड़ा मुड़ गया। टॉम चुप रहा।
गैरी ने हैंडल छोड़ दिया और कमरे में टहलने लगा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। मैं गैरी को नहीं बता सकता। अगर बताया तो वो लोग। गैरी, मैं मानता हूं कि तुम सही हो, टॉम ने कहा, लेकिन अपनी हालत के बारे में सोचो। स्टीवन के बाद क्या हुआ, सबको पता है। तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब अगर तुमने जरा सा भी कुछ किया, तो सीधे एक्सपेल कर दिए जाओगे। तुम्हें अपने घर की हालत पता है। एमी और तुम्हारी मां का क्या होगा अगर ऐसा हुआ? मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, लेकिन क्या तुम सच में उनके साथ ऐसा करना चाहते हो? टॉम की बातों से गैरी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसके दिमाग में अपने परिवार की तस्वीरें उभर आईं। वह जो भी कर रहा था, उन्हीं के लिए कर रहा था। टॉम की मदद भी चाहता था, बदला भी। लेकिन वह समझ गया कि टॉम उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, नाम न बताकर। हालांकि उसके मन में शक तो था ही। टॉम के अलावा सिर्फ 2 ही छात्र थे जो पूरे समय वहां नहीं थे। गैरी रुकने ही वाला था कि उसे लाइब्रेरी वाला दिन याद आ गया, जब टॉम की आंख काली थी। यह पहली बार नहीं था। क्या तुम्हें लगता है वे फिर से हमला नहीं करेंगे? गैरी ने पूछा। टॉम ने गले में अटका हुआ निगल लिया। उसे खुद भी यकीन नहीं था। वह थोड़ी बहुत बुलिंग की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गिल के साथ कुछ तो गलत था। उसे ताकत का मजा आ रहा था। तभी नर्स के ऑफिस का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। गैरी जा चुका था, लेकिन वह खाली हाथ नहीं गया था। जब नर्स ने टॉम को देखा था, तो उसने उसकी खून से सनी शर्ट उतारकर साफ कपड़े पहनाए थे। वही शर्ट अब गैरी के हाथ में थी। टॉम बहुत खून बहा रहा था, तो जिसने उसे चोट पहुंचाई है, उसकी गंध भी इसमें जरूर होगी। पिछले हफ्ते तक एक बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर रहने वाले गैरी के लिए वेयरवुल्फ बन जाना और इस तरह बिहेव करना कोई आसान बात नहीं थी। दुर्भाग्य से उसका सिस्टम भी असली कल्प्रिट्स को ढूंढने में कोई खास मदद नहीं कर रहा था। जिन लोगों को उसने मार्क किया था, उनकी मिस्ट फॉलो करना तो आसान था, लेकिन टॉम की खून से सनी शर्ट से सेंट पकड़ना बिल्कुल अलग कहानी थी। वह कुछ कदम चलता, फिर शर्ट को सूंघता। ऊपर से सैकड़ों छात्रों वाले स्कूल में यह काम और भी मुश्किल हो जाता था। आंखें बंद करने पर ध्यान ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, अब समझ आ रहा है। डायरेक्शन वही है। गैरी ने आंखें खोली और खुद को मैदान के बाहर पाया। रग्बी प्रैक्टिस खत्म हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए उसके टीममेट्स की सेंट अभी भी ताजा थी। हैरानी की बात यह थी कि जिस सेंट को वह फॉलो कर रहा था, वह अलग-अलग दिशाओं में बढ़ गई थी। मुझे यकीन है, इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। वाह, और मैं उस बेवकूफ पर दया कर रहा था। रग्बी प्रैक्टिस में 2 लोग देर से आए थे। अब सारी बातें जुड़ती जा रही थीं। गैरी ने एक गहरी सांस ली और अब वह पूरी तरह श्योर था। सेंस में से एक उसी डायरेक्शन में थी, जिस ओर वह अजीब लाल मिस्ट जाती दिख रही थी, जो उसे बैरी तक ले जाती थी। उन्होंने टॉम पर हमला क्यों किया? गैरी ने इतनी जोर से मुट्ठी भींची कि उसे लगा नसें फट जाएंगी। क्या सिर्फ इसलिए कि वे मुझे टीम में नहीं चाहते? मुझ तक नहीं पहुंच पाए, तो टॉम पर टूट पड़े? कैसी घटिया सोच है ये। गुस्से में उसने हाथ घुमाकर स्कूल की दीवार पर मारा। इतनी तेज और जोरदार स्विंग आमतौर पर किसी की कलाई तोड़ देती, लेकिन गैरी को कोई दर्द नहीं हुआ। किस्मत अच्छी थी कि उसने दीवार को सीधे निशाना नहीं बनाया, वरना शायद वहां उसकी मुट्ठी का निशान पड़ जाता। मिस देखकर उसे पता चल गया कि बैरी अभी अभी भी किसी वजह से स्कूल में ही है। मार्क होने की वजह से गैरी को उसे खोने की चिंता नहीं थी। उसकी असली दिलचस्पी गिल में थी, और उसकी सेंट स्कूल के बाहर जा चुकी थी। टॉम की बातें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगर उसने कुछ भी किया, तो आज की घटना के बाद उसे सीधा एक्सपेल कर दिया जाएगा। स्कूल के बाहर जो करूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब तक कोई मुझे पहचान न ले। गैरी ने हुड ऊपर खींचा और स्कूल से बाहर निकल पड़ा। वह वैसे भी अक्सर हुड ही पहनता था, पहले ट्रांसपोर्टर के तौर पर और अब अंडरडॉग से बचने के लिए। लेकिन आज इसका इस्तेमाल किसी और ही मकसद के लिए था। टॉम की शर्ट उसने अपने बैग में रख ली थी। जब भी गिल की सेंट बाकी स्मेल्स में खो जाती, वह शर्ट को फिर से सूंघ लेता। जैसे जैसे वह रफ इलाकों में पहुंचा, सेंट्स की संख्या तेजी से कम होती गई। रास्ते में उसने कन्वीनियंस स्टोर पर अपनी रूटीन स्टॉप भी की। थोड़ा मीट खाया, रग्बी मैच के बाद एनर्जी रिस्टोर करने के लिए, बस इन केस जरूरत पड़ जाए। Experience 230 out of 460. Skill activated. Charging heart. All stats have temporarily been doubled. -10 energy points. सड़कों पर दौड़ते हुए गैरी ने रफ्तार बढ़ा दी। उसे डर था कि कहीं गिल घर न पहुंच जाए। आखिरकार
उसे एहसास हुआ कि वह स्लो के एक खास इलाके में आ चुका है। ये इलाका ग्रे एलिफेंट गैंग का है। अंडरडॉग्स के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी गैंग है और ग्रे कलर गैंग को भी यही कंट्रोल करते हैं। गैरी ने सोचा। सूरज ढल रहा था, अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए गैंग्स आमतौर पर किसी से उलझते नहीं थे। हालांकि गैरी को इससे खास फर्क नहीं पड़ता। गिल की सेंट फॉलो करते हुए वह रेजिडेंशियल एरिया से निकलकर इंडस्ट्रियल जोन में आ गया। सामने अबैंडन्ड वेयरहाउसेस थे। वह कभी यहां नहीं आया था, लेकिन यह जगह साफ गैंग हैंगआउट चिल्ला रही थी। अब उसे एक्स्ट्रा सावधान रहना था। कुछ लोगों से लड़ना और पूरी गैंग से भिड़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सेंट एक खास वेयरहाउस पर आकर रुक गई। बाहर कुछ लोग ग्रे कपड़ों के पीसेस पहने खड़े थे। अंदर से चीयरिंग की आवाजें आ रही थीं। गैरी चुपचाप घूमकर एक पाइप तक पहुंचा जो छत तक जाता था। वह कोई एक्सपर्ट क्लाइंबर नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस की थी। चार्जिंग हार्ट एक्टिव होने की वजह से उछलकर पाइप पकड़ना आसान रहा। हाथ पैर का सहारा लेते हुए वह जल्दी ही मेटालिक रूफ पर पहुंच गया। वह कदम बहुत संभल कर रख रहा था क्योंकि आवाज हो सकती थी, लेकिन छत पर काफी सीगल्स थे। वे हिलते तो वैसे ही क्लैंग की आवाज होती, और अंदर जो भी हो रहा था उसमें लोग इतने बिजी थे कि किसी को फर्क नहीं पड़ा। छत में एक छेद ढूंढकर गैरी ने नीचे झांका। उसकी एनहेंस्ड हियरिंग की वजह से वह बातचीत भी साफ सुन पा रहा था। नॉट बैड किड, एक आदमी ने किसी की तारीफ की। स्किल, स्ट्रेंथ और सबसे बढ़कर रथलेसनेस, सब रियल डील है। परफेक्ट हो तुम। बस एक आखिरी काम है, फिर हम तुम्हें गैंग में लेंगे। एक लड़का वहां खड़ा था, खून से लथपथ, घायल, लेकिन उसके पैरों के पास पड़े दूसरे आदमी से कहीं बेहतर हालत में। गेरी ने सिर्फ सुना था, पर समझ गया कि यह ग्रे कलर गैंग की तरह का ऑडिशन था। कलर गैंग में शामिल होने के कई तरीके थे, लेकिन सबसे सीधा तरीका यही था, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को चैलेंज करना। वही है, टॉम को उसी ने मारा था। गेरी अब भी टॉम के खून की गंध उसके कपड़ों पर महसूस कर सकता था, भले ही वह अब जमीन पर पड़े आदमी के खून के साथ मिल चुकी थी। आज हमारे साथ राउंड्स पर चलोगे, उसके बाद पेमेंट और बाकी बातें होंगी, लीडर ने कहा। अगर अच्छा किया और ऊपर उठे तो शायद ग्रे एलिफेंट्स में भी जगह मिल जाए। गेरी का मन था कि वहीं से कूदकर गिल को सबक सिखा दे, लेकिन उसका रैशनल दिमाग अभी जिंदा था। अंदर करीब 30 लोग थे और गिल जिससे बात कर रहा था साफ लीडर लग रहा था। कलर गैंग के नीचे वाली गैंग का लीडर, वह आसान टारगेट नहीं होने वाला था। वह गिल की सेंट फॉलो कर सकता था, लेकिन लीडर शायद खुद उसे ट्रेनिंग देने वाला था। आज बदला लेने का मौका मिले या न मिले, कोई गारंटी नहीं थी। ऊपर से उसे घर भी जल्दी पहुंचना था ताकि स्कूल से आई एक्सक्लूजन वाली चिट्ठी इंटरसेप्ट कर सके। उसकी मां आज देर तक काम पर रहने वाली थी, तो उसके पास थोड़ा समय था। तभी सिस्टम ने फिर से उसकी परेशानी हल कर दी। You have successfully tracked down a target using your keen nose. You are acting more like a werewolf and less like a human by the day. Bloodlust has been detected. Would you like to activate a forced bond? पिछली बार उसने बैरी को एक्सीडेंटली मार्क कर दिया था, तब वह उसकी कलाई पकड़े हुए था। लेकिन अब लग रहा था कि फिजिकल टच जरूरी नहीं है। उसे याद आया कि कलर गैंग मेंबर्स को हराने के बाद भी सिस्टम ने फोर्स्ड बॉन्ड का ऑप्शन दिया था, बिना छुए ही। तब उसने मना कर दिया था। लेकिन इस बार भावनाएं उफान पर थीं। Yes, forced bond has been activated. 3 out of 5 marks have been assigned. गैरी ने गिल को मार्क करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फुल मून निकलने पर क्या होगा उसे खुद भी नहीं पता था, और सच कहें तो इस वक्त उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। अब जब उसे यकीन हो चुका था कि वह गिल को कभी भी ढूंढ सकता है, तो उसके लिए घर लौटने का वक्त आ गया था। इलाके से निकलते ही उसे साफ दिख रहा था कि मार्किंग बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है जैसा होना चाहिए था। हवा में एक साफ दिखाई देने वाली लाल मिस्ट की ट्रेल थी जो सीधे उसकी ओर आ रही थी। अब उसके पास 2 मार्किंग्स थी, एक बैरी की और एक गिल की। दोनों में फर्क वह उनकी अलग अलग सेंस से पहचान सकता था, जो हर मिस्ट के साथ आती थी। चार्जिंग हार्ट को दूसरी बार एक्टिवेट करते हुए गैरी ने अपनी रोज की जिम वर्कआउट स्किप की और तेजी से अपने अपार्टमेंट ब्लॉक की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसके दिमाग में बार बार टॉम की हालत की तस्वीरें उभर रही थीं। वो लोग, क्यों 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 उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से मारा। गैरी और तेज दौड़ने लगा, सड़क के बीच पड़े ट्रैश कैंस को छलांग लगाकर पार करता हुआ, बिना रुकते। टॉम, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? प्रैक्टिस में वे इतने देर से आए थे।
मतलब उन्होंने तुम्हें पूरे वक्त टॉर्चर किया। तुम उस घटिया इंसान को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते थे? गिल के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो इंसान की मुस्कान नहीं थी। वो मुझसे भी बड़ा मॉन्स्टर है। वो बार-बार लौटकर तुम्हें चोट पहुंचाएगा, इसलिए मुझे यकीन करना होगा कि उसे दोबारा मौका ही न मिले। अच्छी बात यह थी कि दौड़ते-दौड़ते गैरी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। अपनी नई ताकों के बावजूद वह उम्मीद से कहीं जल्दी अपार्टमेंट पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने नीचे नजर डाली, उस लेटर को ढूंढने के लिए जो स्कूल ने जरूर भेज दिया होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सच कहें तो एक भी कागज नहीं। आमतौर पर कम से कम स्पैम लेटर्स या ओवरड्यू बिल्स तो पड़े ही रहते थे। साफ था, कोई पहले ही सब उठा चुका था। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? एमी की आवाज आई। वह किचन में खड़ी थी, हाथ में एक लेटर पकड़े हुए। बाकी सारे लेटर्स भी काउंटर पर रखे थे। एमी, गैरी झपट्टा मारकर आगे बढ़ा। वह उसकी उम्मीद से कहीं तेज था। लेटर पल भर में उसके हाथ से छिन गया, इससे पहले कि वह उसे पीठ के पीछे छुपा पाती। जैसा उसने सोचा था वही निकला। लेटर में लिखा था कि गैरी को एक हफ्ते के लिए स्कूल से एक्सक्लूड किया गया है, एक लड़ाई के बाद जिसमें एक स्कूलमेट को हॉस्पिटल भेजना पड़ा। हे, तुम्हें पता है मैं फिर भी मम को बताने वाली हूं, एमी ने मुंह फुलाते हुए कहा। जब से तुम हरे बालों के साथ लौटे हो, मुझे डर था कि एक दिन तुम कोई बेवकूफी करोगे। लेकिन ये सीरियसली, मुझे पता है तुम ऑल्टर्ड फाइट्स देखते हो, लेकिन तुमने पहले कभी फाइट नहीं की। आखिर ऐसा क्या था कि सामने वाला हॉस्पिटल पहुंच गया? कोई लड़की या लड़का, या बस बेवकूफों वाली लड़कों की बात? चिंता और क्यूरियोसिटी के बीच एमी सवालों की बौछार करती जा रही थी। मैं एमी को कैसे बताऊं कि मैंने फाइट इसलिए की क्योंकि उसने उसे डेट करने की धमकी दी थी? वो तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। सिर्फ सोचकर ही गैरी का चेहरा लाल पड़ गया। फिर भी उसे कोई तरीका निकालना ही था कि एमी मम को न बताए, वरना न सिर्फ उसे डांट पड़ेगी और मम बेवजह परेशान होगी, बल्कि शायद वह उसे घर से बाहर निकलने भी न दे। ग्राउंडेड होना, इस हालत में वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। तुमने लेटर खोला ही क्यों? वो तुम्हारे नाम पर तो था भी नहीं। गैरी ने झुंझलाकर बात बदलने की कोशिश की। क्योंकि उस पर स्कूल का लोगो था, एमी ने स्मग होकर कहा। स्कूल्स या तो बहुत अच्छी न्यूज़ भेजते हैं या बहुत बुरी, और ऑनेस्टली तुम्हारे दिमाग के साथ अच्छी न्यूज़ क्या ही होगी? अगर वो कुछ ऐसा होता जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, तो मैं बंद करके वापस रख देती। कोई रास्ता न देखकर गैरी ने आखिर वही किया जो बचा था। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मम को मत बताना, गैरी ने कहा। तुम जानती हो वो कितनी वरी करेगी। बस हफ्ता है, किसी तरह मैनेज कर लूंगा। प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे लिए वर्थ इट बना दूंगा। अचानक उसकी छोटी बहन ने हाथ आगे बढ़ाया, चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए। ठीक है, लेकिन तुम मुझ पर ओ करोगे। सीक्रेट रखने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ सेकंड बाद उसने अपने हाथ में कुछ महसूस किया। आंखें खोलते ही उसने देखा एक 50 का नोट। एक पल के लिए गैरी को लगा जैसे एमी की आंखें सोने की ईंटों में बदल गई हों। असल में एमी ने पैसे लिटरली नहीं मांगे थे। उसका इरादा था गैरी से चोर्स करवाने का, या उसे सर्वेंट या बॉडीगार्ड बनाने का। लेकिन यह ऑप्शन उन सब से कहीं बेहतर था। इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? एमी ने पूछा। कहीं तुमने उस लड़के को हॉस्पिटल भेजने के बाद लूट तो नहीं लिया? सच ये था कि कमरे में छुपा कर रखे 500 के अलावा गैरी के पास अब सिर्फ आखिरी 100 बचे थे, जो उसने उसी दिन बिली बस्टर से लड़कर कमाए थे। और अब उनमें से आधे वह एमी को दे चुका था, सिर्फ उसे चुप रखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, गैरी ने विरोध किया। तुम मुझे क्या समझती हो? एमी ने उसके हाथ में पकड़े लेटर की ओर इशारा किया। तुम जानते हो, मैं कहती रहती हूं कि मैं थॉम से मिलने जाती हूं। सच ये है कि मैं एक दोस्त की फैमिली बिजनेस में मदद कर रही हूं। वो मुझे पैसे देते हैं, हर दिन कैश में। मैंने मम को नहीं बताया क्योंकि तुम जानती हो वो कैसी है। वो बस बुरा महसूस करेगी और मुझे रोक देगी, कहेगी फैमिली की जिम्मेदारी बड़ों की होती है। लेकिन मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूं। ये सुनकर एमी को पैसे लेने पर थोड़ा गिल्ट हुआ। गैरी ने ये पैसे सबके लिए मेहनत करके कमाए थे। आर, ये लो वापस रखो, एमी ने कहा, पैसे उसके हाथ में ठूसते हुए। इतना सब सुनने के बाद अगर मैं ले लूं तो कैसी इंसान बनूंगी? तुम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो, कहते हुए वह अपने कमरे की ओर चली गई। वेट, तुम मम को बताओगी? गैरी ने पीछे से पूछा। नहीं, एमी मुड़ी और मुस्कुराई। जो करना है करो।
वैसे भी तुम बेस्ट ब्रदर हो, भले ही ब्राइटेस्ट न हो। अगर और पैसे हो तो मैं सोचूंगी कि मम को कैसे एक्सेप्ट करवाया जाए। अब ये जानकर कि उसकी बहन कुछ नहीं बताएगी, गैरी लेटर लेकर बाहर गया और रास्ते में ही उसे फाड़ दिया। इतनी देर हो गई है, फिर से काम पर जा रहे हो? एमी ने चिंता से पूछा। नोप, गैरी ने जवाब दिया। किसी को कुछ लौटाना है। दरवाजा बंद हुआ। अब शिकार का वक्त था।